नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज का टॉपिक है अपठित गद्यांश। एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। जो आपकी क्लास ये चल रही है प्रैक्टिस सेट आपके यूपी टेट के चल रहे हैं यूथ कंपटीशन बुक से। तो ये आपके लिए यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट, सी टेट या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं कि निम्नांकित पंक्तियों के संदर्भ में प्रश्नों के अनुसार उत्तर आपको देने हैं। क्या पंक्तियाँ हैं? दीपसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो उपयुक्त पंक्तियों में हमें अलंकार इसमें बताना है। इसका सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मानवीकरण। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में भेदरहित आरोप होता है। जहां उपमेय में उपमान की भेदरहित आरोप होता है वहां आपका रूपक अलंकार होता है और इसमें आपका योजक चिन्ह भी आता है। उपमा में तुलना की जाती है, जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां आपका उपमेय अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि मानवीकरण अलंकार है इसमें, जहाँ किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर या फिर महादेवी वर्मा। यूपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका। व्याख्या क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह पंक्तियां इनके द्वारा रचित परिमल के साध्य गीत से ली गई। कहाँ से? साध्य गीत से ली गई हैं। नेक्स्ट है, दीपसावसान का क्या अर्थ होता है? दिवस का अवसान, दिवस व्यापन, दिवस का अंत या फिर संध्या। तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संध्या। नेक्स्ट है, निर्देश निम्नांकित पंक्तियों के संदर्भ में प्रश्नों के अनुसार उत्तर दीजिए। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उरद नहीं चितवत, जो गत हारे तखित जुआरी, छुटे चिकुर बदन कुमल्यानो, जो नलनी हिस्कर की मारी। तो इसमें आपको बताना है कि चिकुर का अर्थ क्या है। आपका प्रश्न है इसमें कि चिकुर का अर्थ क्या है? प्रिय, प्राण, हाथ या फिर बाल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा चिकुर का क्या अर्थ होता है? चिकुर का अर्थ होता है बाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अंतिम रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति क्या आती है? जो नलिनी हिस्कर की मारी। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन से योजक, इसमें जो शब्द आते हैं कौन से आते हैं? सा, सम, सी और समान, इस तरह के शब्द इसमें बीच में आते हैं, तो इनसे आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में रस आपको बताना है। हास्य, करुण, विप्रलभ या संयोग श्रृंगार। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गत से तात्पर्य। गत से क्या तात्पर्य? गाथा, युद्ध, दाव या हार जाना। तो गत का क्या अर्थ होता है? गत का अर्थ होता है दाव। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं।
वृषभानु कुमारी से तात्पर्य यमुना, सीता, उर्मिला या फिर राधा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गंधांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महाअनुभवों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। 7 मई 1861 को। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्राह्मण समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की उम्र से कविता लिखी तथा काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसे अर्थस्पर्शी कहानी हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि यानी बिना डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ था। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही। कौन सी? गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला उनकी ही रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 कलकत्ता में, 2 अक्टूबर 1861 में गुजरात में, 14 नवंबर 1869 में इलाहाबाद में और 5 सितंबर 1889 में उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मई 1861 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्राह्मण समाज के, आर्य समाज के, सत्यशोधक समाज के या फिर रामकृष्ण मिशन के? तो कौन से समाज के थे? उनके पिता ब्राह्मण समाज के नेता थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन जी और सरोजनी नायडू। बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है जनगण मन राष्ट्रगान। आगे बात करते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ जी ने क्यों लौटाई? उन्हें वह उपाधि पसंद नहीं थी। बी ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। सी है बंग भंग के आंदोलन के विरोध में और डी है ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली। बताइए क्यों लौटाई थी उन्होंने? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर, गीतांजलि। बताइए, आंसर दीजिएगा सभी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना थी? गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित गंधांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये नेक्स्ट गंधांश आपका अगला, इसको देखते हैं। आज की क्लास में सिर्फ अपठित गद्यांश ही हम करने वाले हैं। ठीक है। टॉपिक वाइज आपकी क्लास चल रही, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। क्या है देख लेते हैं एक बार। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है
जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार के उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का स्वतः अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है? खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि आपसी गुटबंदी के कारण, खिलाड़ियों की उपेक्षा के कारण, दोषपूर्ण नीतियों के कारण या खेलों को राष्ट्र सम्मान के कारण। अब इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव क्लास में। आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा खेलों को राष्ट्र सम्मान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपसी गुटबंदी, बी ऑप्शन है खेलों का गिरता स्तर, सी ऑप्शन है ओलंपिक पदक और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेलों का गिरता स्तर। नेक्स्ट आपका खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव या खेलों के राष्ट्रीय सम्मान। बताइए आंसर। तो खेलों के गिरते स्तर का क्या कारण नहीं है, हमें नहीं बताना, तो खेलों के राष्ट्रीय सम्मान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से या फिर खिलाड़ियों को सम्मान देने से। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ता है? आपसी गुटबंदी होने से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या फिर कृषि। तो कौन शामिल नहीं है राष्ट्र की उपलब्धियों में? वो है खेल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट गद्यांश है, एक सेकेंड, थोड़ा इसको जूम कर लेती हूँ मैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है। कौन सी? शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। और अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे।
आप बताइए हमारे देश में क्या हालत है, क्या कंडीशन है शिक्षा की। अभी आप देख ही रहे होगे अभी अभी कितना शिक्षा पे वो चल रहा है, अंजना जी ने क्या बोला है और फिर टीचर्स सब क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो हालत। चलिए हम प्रश्न देखते हैं अपना। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है? अशिक्षा की समस्या, गरीबी की समस्या, बेकारी की समस्या या फिर महंगाई की समस्या। तो कौन सी खाई जा रही है? इसका आंसर है बेकारी की समस्या। व्याख्या देखते हैं। बेकारी की समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विकराल रूप धारण कर रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है? नैतिक ज्ञान का, हिंदी ज्ञान का, अंग्रेजी ज्ञान का या फिर व्यवहारिक ज्ञान का। तो किसका अभाव है आज की शिक्षा प्रणाली में? है व्यवहारिक ज्ञान का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है व्याख्या देखते हैं पहले। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। इस समस्या का प्रमुख कारण अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक बल देना है जो केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, जबकि समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए। नेक्स्ट, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली, धर्म प्रणाली, जीवन प्रणाली या फिर राजनीतिक प्रणाली। आप बताइए क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर बल देती है। व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव रहता है जिससे देश में बेकारी की समस्या बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वर्ग काम तलाश में गांव से शहर आता है? शिक्षित, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन आता है? अशिक्षित वर्ग जो है गांव से शहर में आता है काम की तलाश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संशोधन में उपसर्ग बताना है। सन, सम, शम, सर। बताइए, ध्यान से देखना है। तो संशोधन में कौन सा हो जाएगा? संशोधन में हो जाएगा आपका सम उपसर्ग हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। संशोधन में सम उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि मतलब जो पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे संस्कार, श्रृंगार, संगम, इनमें सब क्या है? सम उपसर्ग इनमें है। नेक्स्ट है आपका नया गद्यांश है ये। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है। इसी कारण इसमें अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दौड़ नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं। जो जो इसका प्रचार बढ़ेगा तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सहमिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। अब देखते हैं इसके प्रश्न। सॉरी। नेक्स्ट, सजीव भाषा का क्या अर्थ है? मनुष्य की भाषा। हमें बताना सजीव भाषा का अर्थ। मनुष्य की भाषा, बी ऑप्शन है जीव की भाषा, सी ऑप्शन है ठहरी भाषा और डी ऑप्शन है गतिमान भाषा। तो सजीव भाषा का क्या अर्थ है? सजीव भाषा का अर्थ होता है गतिमान भाषा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजीव भाषा का अर्थ है गतिमान भाषा। हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही ये गतिमान रही है। इसी कारण इसमें अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए गए हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। यह दोष नहीं वरन एक गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? अब आपको बताना है शब्द जो ग्रहण कर रही है अरबी, फारसी या इंग्लिश के, तो ये गुण कैसे है? क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। बी ऑप्शन है शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है। सी शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है और डी शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं। अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
शब्द ग्रहण दोष नहीं है क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। क्या बोला जाता है जो हिंदी में अंग्रेजी शब्द हैं उन्हें बोला जाता है विदेशी, जो दूसरे उससे आए हैं, है ना। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। देशज जो हमारे देश से ही होते हैं। इसकी व्याख्या, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं ऐसे शब्द जो किसी दूसरे देश की भाषा से ग्रहण कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे इरादा, इशारा, पेंसिल, डॉक्टर आदि। हास का अर्थ है हंसी, क्षति, प्रगति या फिर उन्नति। तो हास का क्या अर्थ होता है? हास का अर्थ होता है क्षति। और क्या होता है? अन्य अर्थ जो होते हैं इसके कमी, है ना, कम हो गया, नुकसान हो गया, विमूल्य या अमूल्यन इसका अर्थ होता है। जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा हिंदी बेमेल हो जाएगी, उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, हिंदी नए शब्दों का आगमन होगा, ये नए शब्द नहीं लिए जाएंगे। तो जो हिंदी का प्रचार बढ़ेगा उसमें क्या हो जाएगा? नए शब्दों का आगमन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का आंसर हमारा कि भारत में हमेशा शिक्षा को महत्ता दी जाती है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही वैदिक शिक्षा पद्धति पर चलती आ रही है। कैसी? वैदिक शिक्षा पद्धति पर चलती आ रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है बल्कि ऐसे जीवन की व्यवस्था करना था जिसमें स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल व्यवस्था में गुरु और शिष्य व्यवस्था के अंतर्गत शिष्य एक व्यवस्थित अनुशासन के अंतर्गत अपने जीवन के उद्देश्यों के हिसाब से पढ़ते थे। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी सन 700 BC में तक्षशिला में बनाया गया था। नालंदा या नालंदा महावीर विश्वविद्यालय ईसा पूर्व 4वीं सदी में स्थापित किया गया और यह अपने समय का बहुचर्चित एवं विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों में एक था। अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी तथा 2,000 शिक्षक हुआ करते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में भौतिकी, दर्शन शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, वेद, साथ ही बौद्ध धर्म शास्त्र और विदेश नीतियाँ पढ़ाई जाती थीं। नालंदा विश्वविद्यालय चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, पेरिस, टर्की और विश्व के अलग अलग देशों के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, जो भारत की राष्ट्रीय प्रगति में सहायक हुआ। भारत के विद्वानों जैसे चरक और सुश्रुत, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि और वात्स्यायन और कई सारे विद्वानों ने इस दुनिया को गणित, खगोल विद्या, भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कला, यांत्रिकी और निर्माण यांत्रिकी और वास्तुकला, पौध निर्माण और जल पर्यटन, खेल और खेलने के तरीकों में अपना सहयोग दिया। आज़ादी के समय गोखले, राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मालवीय और गांधी जी ने देश के लोगों की उचित शिक्षा हेतु बहुत काम किए हैं। आज़ादी के बाद से शिक्षा व्यवस्था सुधार हमेशा से ही राष्ट्र की प्राथमिकता रही है। इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए उनके नीति नियमों को बनाने के लिए समय समय पर अलग अलग सरकारों द्वारा विभिन्न आयोगों की स्थापना भी की गई, जिनमें से कुछ हैं। कौन कौन से आयोग हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1948-49 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-66, शिक्षा आयोग 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग प्रथम और द्वितीय 1983 और 85। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं, क्या क्या प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ये भी UPSI में आया हुआ है 2017 का। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन है पहला यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ाना, बी ऑप्शन है जीवन की व्यवस्था, सी ऑप्शन है वैदिक शिक्षा या फिर डी ऑप्शन है अनुशासन। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था जीवन की व्यवस्था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे जीवन की व्यवस्था करना था जिसमें स्वयं के बारे में संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया है? गणित, बी ऑप्शन है वास्तुकला, सी ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान और डी ऑप्शन है भौतिकी। तो बताइए किसमें दिया था चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो अपना योगदान दिया था, वो कौन से क्षेत्र में दिया था? वो दिया था चिकित्सा विज्ञान में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। चरक एवं सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। चरक का संबंध चरक संहिता से है। चरक कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ हुई है? ऑप्शन ए है गुरुकुल परंपरा से, बी है आध्यात्मिक परंपरा से, सी है राष्ट्रहित शिक्षा परंपरा से और डी है एक गुरु शिष्य परंपरा से। तो बताइए किससे स्टार्ट हुई है, किससे प्रारंभ हुई थी? 79 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक गुरु शिष्य परंपरा से इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय शिक्षा पद्धति एक गुरु शिष्य परंपरा से आरंभ हुई थी। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं क्या लाइनें हैं। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार की डूबी तितलियों के पर कतर और है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों का निराला ढंग से है, सदा देता कली को जो खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह फूल की बढ़ाई काम दें जो किसी में है वो बड़प्पन की कसर। तब बताना है कि अब इसके प्रश्न देखते हैं कि इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है? चरित्र को, बी ऑप्शन है स्वभाव को, सी ऑप्शन है चरित्र एवं स्वभाव को और डी ऑप्शन है कुल गोत्र को। तो बताइए किसको महत्व दिया गया है? तो इस काव्यांश में जो है चरित्र एवं स्वभाव को महत्व दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? अपन, पन, पन या फिर बड़। बताइए इसमें बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो बड़प्पन में है आपका पन प्रत्यय है और इसमें क्या है? बड़ा जो है इसमें मूल शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची है? फूल का हमें पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है प्रसून, बी ऑप्शन है कमल, सी ऑप्शन है मधुप और डी ऑप्शन है जलज। तो बताइए फूल शब्द का पर्यायवाची क्या है? कमल और जलज ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मधुप किसका है? मधुप है ये भ्रमर का, जो भंवरा होता है ये उसका पर्यायवाची है। तो फूल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रसून। इसकी व्याख्या देखते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य जो पर्यायवाची क्या है? पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुष्प। ये किसके हैं? फूल के हैं। पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुष्प। कमल, जलज क्या है? ये परस्पर पर्यायवाची हैं। और मधुप किसका है? ये भ्रम का पर्यायवाची है। यह भंवरा जिसे हम बोलते हैं, जैसे भोरा बोल दो, मिलिंद बोल दो, भृंग, सारंग, मधुकर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला गद्यांश है इसमें,
भारतीय धर्म ग्रंथ में अनेक तथ्यों का वर्णन मिलता है। किसी भी पुराण में अवतारवाद को प्रधान अंग माना गया है। किसको माना गया है? अवतारवाद को। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है। कहीं 10 अवतारों की धारणा की पुष्टि होती है तो कहीं 24 अवतारों की। जैन और बौद्ध धर्म को अपने में आत्मसात करने के उद्देश्य से जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव 24 अवतारों में हुए हैं और बुद्ध देव के 9वें अवतार में हैं। सबसे आश्चर्य कौतूहल की बात यह है कि संसार के ये ही दो धर्म हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, जैन और बौद्ध। भारतीय परिपाटी के अनुसार आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर को मानने या न मानने पर निर्भर नहीं रहा है, बल्कि वेद के मानने या न मानने पर रहा है। इसी कारण सांख्य तथा मीमांसा की गणना नास्तिक दर्शन में होती चली गई। किंतु जैन और बौद्ध धर्म तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, फिर भी इनके प्रवर्तकों को अवतारों की कोटि में स्थान देना हिंदू धर्म की उदारता तथा सहिष्णुता का द्योतक है। आज भी हिंदू के कट्टर नेताओं के हृदय और वाणी में संसार के अन्य धर्मों के प्रवर्तकों के प्रति अत्यधिक सम्मान और आदर पाया जाता है। आधुनिक युग में अवतारवाद का ही महत्व है, क्योंकि मानव प्राणी में आज भी अवतारवाद पर ही विश्वास है। वैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हर हिंदू समाज में अवतारवाद के ही ऊपर बल देते हैं, क्योंकि उन्हीं में उन्हें विश्वास है। अब इसका प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि नास्तिक का अर्थ क्या है? अपने आप पर भरोसा वाला, पूजा न करने वाला, सी ऑप्शन है मूर्ति पूजा के विरोधी, और डी ऑप्शन है भगवान को न मानने वाला। तो आप बताइए नास्तिक का क्या अर्थ होता है? तो नास्तिक का अर्थ हो जाएगा इसमें भगवान को न मानने वाला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली गई? ईश्वर दर्शन में, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक दर्शन में या फिर मूर्ति दर्शन में? तो सांख्य तथा मीमांसा की गणना जो है गद्य के अनुसार किसमें होती चली गई? नास्तिक दर्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका नया चैप्टर है, नई क्लास में इसको देखेंगे, हिंदी भाषा व साहित्य। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।